हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुरुचि सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के जो कि एसएससी सीएचएसएल में हमारे आने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस देखे थे। क्वेश्चंस तो हमने 20 ही देखे थे, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट्स वाइज अगर देखें तो हम लोगों ने 20 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते थे। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से और क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे। क्वेश्चंस आपको एक तरीके से हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में प्रिपेयर होने के लिए। तो बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रिविजन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड। ब्लड में एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस कौन सा प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए सेज फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन बी हेपारिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन या ऑप्शन डी ग्लोबिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेपारिन। हेपारिन हमारा एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। मतलब कि अगर हमें कट होता है या इंजरी होती है तो एक्सेसिव ब्लड का फ्लो ना हो और वहाँ पे वो ब्लड एक थक्की के फॉर्म में, एक सॉलिड फॉर्म में जम जाए, उसके लिए उसमें प्रेजेंट होता है हेपारिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेपारिन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। The tissue in man where no cell division occurs after birth is। हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी ह्यूमन बॉडी का या ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कैसे होता है। एक सेल डिवाइड करता है और फर्दर दो सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ये सेल डिवीजन अलग अलग तरीके से होता है हमारे सोमैटिक सेल्स में एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सेल में। ये डिटेल में अगर आपको सेल डिवीजन देखना है तो उसका पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें सेल डिवीजन आफ्टर बर्थ होता ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है एपिथेलियल, नर्व्स, कनेक्टिव या जर्मिनल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नर्व सेल। नर्व्स टिश्यूज हमारे ऐसे टिश्यूज हैं जहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन हमारा नहीं होता है आफ्टर बर्थ। ये जो हमारा टिश्यू है, फर्दर ये टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है? सेल्स के कॉम्बिनेशन से। तो इस पर्टिकुलर नर्व से टिश्यू के जो हमारे सेल्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज न्यूरॉन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। द सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। हमारा जो सलाइवा होता है वो किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फैट्स। तो सबसे पहले ये सलाइवा सिक्रीट कहाँ होता है? तो ये सलाइवा हमारे बकल कैविटी में सिक्रीट होता है और ये सलाइवा हमारा कंटेन करता है एक एंजाइम जिसको कि हम लोग सेलेवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं या फिर टाइलिन भी इसको बोला जाता है। ये हमारा कैपेबल होता है जितने भी हमारे स्टार्च होते हैं उनको सिंपल शुगर में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज स्टार्च। ये हमारा स्टार्च का ब्रेकडाउन फर्स्टली हमारे माउथ में होता है, दैट इज बकल कैविटी में होता है, और उसके बाद इसका डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। इसमें हमारा हेल्प करता है सलाइवा। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड प्योरीफाइज द ब्लड। कौन सा ऑर्गन का फंक्शन है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना और ब्लड को प्योरीफाई करना? लिवर का, किडनी का, लंग्स का या स्प्लेन का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन ए, विच इज लिवर। लिवर हमारा कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में और हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का भी काम हमारा लिवर ही करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज लिवर। लिवर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड प्योरीफाइज द ब्लड। Now let's move to the next question, and the next question is question number 25. Which one of the following animals is sangivorous? कौन सा एनिमल इसमें से हमारा sangivorous की कैटेगरी में आता है? फ्रूट फ्लाई, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई और स्नेल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मॉस्किटो। मॉस्किटो हमारा एक ऐसा एनिमल है जो कि सैंगिवोरस। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सैंगिवोरस।
अगर हम लोग बात करें सैंगीवोरस एनिमल की, तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रहते हैं दूसरे के ब्लड को सक करके पीते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उनके ब्लड को ये सक करते हैं और उनके ब्लड से ही इनका जो न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो खून चूसने वाले एनिमल्स को हम लोग कहते हैं सैंगीवोरस। ये वैसे एनिमल्स होते हैं विच लिव ऑन सकिंग ब्लड फ्रॉम अदर्स ऑर्गेनिज्म बॉडी। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सैंगीवोरस, और इसका हमारा आंसर हो जाएगा मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट्स। भोजन प्लांट्स में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट के कौन से फॉर्म में? स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या सेल्यूलोज। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हमारा स्टार्च। जो हमारा फूड स्टोर्ड होता है प्लांट्स में, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो हम लोग कह सकते हैं द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट इज स्टार्च। अब ये स्टार्च में जो इनका जो फूड है वो कन्वर्ट होता है, वो तो ठीक है, स्टोर्ड होता है। ये बनता कैसे? तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसमें प्लांट यूज़ करता है लाइट एनर्जी को और प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्लूकोज जो है वो सेल्यूलोज फाइबर्स बनाने में, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में प्लांट के बहुत हेल्पफुल है, और ये हमारा जो एक्सेस अमाउंट रहता है वो स्टार्च ग्रैनुअल्स के फॉर्म में इनके पार्ट्स में स्टोर्ड हो जाते हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो प्रोटीन्स हमारे बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है? सेल होता है। सिमिलरली उसी तरीके से हमारा जो प्रोटीन होता है वो भी बना होता है स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स के, जिसको कि हम लोग अमाइनो एसिड्स कहते हैं, और ये सारे ज्वाइंट हो जाते हैं और एक चेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कि फर्दर हम लोग प्रोटीन्स कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, सारे के एक्सप्लेनेशंस क्लियर हो गए। बट स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे क्वेरीज का मैं सोल्यूशन आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। बर्ड्स विच स्विम इन वाटर हैव। वैसी पक्षी जो कि पानी में स्विम करते हैं, उनके पास क्या ऐसा स्पेशल चीज प्रेजेंट होता है? वेब्ड फीट, ब्रॉड विंग्स, लॉन्ग बीक्स या टोज विथ क्लॉज। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वेब्ड फीट। अब ये जो वेब्ड फीट होता है इसका वो प्राइमरीली यूज़ करते हैं पैडलिंग जब करते हैं पानी में, तब जिस तरीके से अपना बर्ड्स जो है वो पैर जो पीछे की ओर करता है, तो जो उसके टोज होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं उससे अलग, और इस वजह से वो एक स्प्रेड फॉर्म में उसको हेल्प करता है बर्ड को स्विम करने में, इजीली स्विम करने में। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 28 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। कौन से एनिमल्स का लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है, जीवन काल है? एलिफेंट, क्रोकोडाइल, डॉग या टॉर्टोइस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टॉर्टोइस। टॉर्टोइस का लॉन्गेस्ट स्पैन लाइफ स्पैन होता है। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर डी में है प्रेजेंट, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आर्सेनिक इन वाटर। पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से कौन सी बीमारी होती है? अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, स्किन कैंसर या इंडाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा स्किन कैंसर। स्किन कैंसर जो है वो हमारा कॉज्ड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आर्सेनिक इन वाटर। अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक है तो स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, which says which one of the following cells produce antibodies। नीचे दिए गए सेल्स में से कौन सा ऐसा सेल है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज, एंटीजेंस क्या होते हैं ये हम लोग ब्लड वाले चैप्टर में पढ़े हैं और उसका वीडियो भी हमारा अपलोडेड है चैनल पे ऑलरेडी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बात करनी है वैसे सेल्स की जो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा ईओसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल या लिम्फोसाइट्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिम्फोसाइट्स। वैसे सेल्स जो कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं वो सेल्स क्या कहलाते हैं हमारे, वो सेल्स हमारे कहलाते हैं लिम्फोसाइट्स। बिकॉज कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे, उसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको कि हम लोग वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और इन्हीं वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग बायोलॉजिकल जो नाम दिए हैं दैट इज लिम्फोसाइट्स। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में कौन सा ह्यूमन बॉडी का पार्ट अफेक्टेड होता है, बोन्स, लंग्स, ब्रेन या किडनी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, दैट इज बोन्स। जो ऑस्टियोपोरोसिस में अफेक्ट होने वाला हमारा बॉडी पार्ट है वो है हमारा बोन्स। अब जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि ऑस्टियोपोरोसिस में हमारा सबसे ज़्यादा जो बॉडी का पार्ट होता है कौन सा अफेक्ट होता है, तो वो बोन्स। ऑस्टियोपोरोसिस हमारा एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें कि हमारे जो डेंसिटी होती है और क्वालिटी होती है बोन का वो रिड्यूस्ड होने रहता है। और ऐसा माना गया है कि पूरे वर्ल्ड में 1 in 3 वुमेन एंड 1 in 5 men aged 50 years and over are at a risk of osteoporotic fracture। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आईज इज कॉल्ड। उस पिगमेंट का नाम क्या है या उस पिगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे जिसके वजह से हमारा ह्यूमन का स्किन, उसके बाल और उसके आईज को कलर मिलती है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए कहता है हमारा थैलोसाइनिन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी क्विनस्रिडोन या ऑप्शन डी एलिजेरिन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेलानिन। मेलानिन उस पिगमेंट का नाम है जिसके वजह से ह्यूमन का कलर, स्किन कलर, उसके हेयर कलर या उसके आईज को कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस जो हमारे डार्क स्किन पीपल होते हैं उनके अंदर ये मेलानिन, ये जो हमारा पिगमेंट है वो ज़्यादा होगा जो हमारे लाइट स्किन पीपल होते हैं उनके कंपैरिजन में। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि मेलानिन जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है, उसको प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स हैं उस सेल्स को हम लोग कहते हैं मेलानोसाइट्स। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर्स। गोइटर्स में सबसे ज़्यादा कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तब जाकर के हमारा ये गोइटर्स नामक डिजीज़ हो जाता है। आयरन, विटामिन, कैल्शियम या आयोडीन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, विच सेज आयोडीन। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन न्यूट्रिएंट्स ये हमारा कॉज करता है गोइटर्स। और ये हमारा इस गोइटर्स में होता क्या है, चेंजेस क्या आते हैं बॉडी में, तो इसमें हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज्ड हो जाता है, बढ़ जाता है, आगे की तरफ आ जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 35 सेज dash is the branch of biology that deals with the study of the structure of organism and their organs। उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम दिया गया है जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं या जो डील करता है किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ऑर्गन्स, उनके ऑर्गन्स और उनकी
संरचनाओं के बारे में, उस ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में जिस बायोलॉजी ब्रांच के अंदर हम लोग इस चीज़ों को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? ऑप्शन सेज इकोलॉजी, एनाटॉमी, क्रोनोबायोलॉजी या माइकोलॉजी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा दैट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स with the study of the structure of organisms and their organs as well. Anatomy branch of biology के अंदर हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? किसी भी organisms के structure के बारे में और उसके organs के बारे में. Now let's move to the next question. Question number 36. Number of teeth which are replaced in men are. कितने दांतों की संख्या replaced होती है men में? Option A 12, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 32 या ऑप्शन डी 16। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, दैट इज बी। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो 20 जो दांत होते हैं बचपन के चाइल्ड का, उसको हम लोग मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं, और ये एडल्टहुड में हमारा ये रिप्लेस हो जाता है 20 परमानेंट टीथ से। लेकिन जो हमारे रेस्ट 12 हैं वो कभी भी रिप्लेस्ड नहीं होता है, अगर वो टूट जाते हैं फिर भी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मैंस लाइफ में एक बार ही ग्रो करता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20। नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मेन आर 20। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। इनमें से किसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं? लाइजोसोम्स, लाइकोसोम्स, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा, और ये क्वेश्चन का आंसर आई होप कि आपको सबको आता होगा। एंड हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं। ये हमारा एक सेलुलर मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जितने भी ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, फॉरेन मटेरियल होते हैं, इवन के सेलुलर डेब्रिस होते हैं, डाइजेस्टिंग न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये सब को ये डाइजेस्ट कर लेता है, और ये अपने सेल के डेथ का खुद एक रीज़न होता है बाय द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटोलाइसिस प्रोसेस। लाइजोसोम्स का वीडियो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो वहाँ से डिटेल में लाइजोसोम्स को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा डीप में या ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दैट इज Which of the following is also used as a biofertilizer? इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर के जैसा इस्तेमाल किया जाता है? यूरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूरिक एसिड या नाइट्रेट्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर। अब अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा बायो फर्टिलाइज़र के बारे में, तो बायो फर्टिलाइज़र हमारा एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि हमारा कंटेन करता है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जब हम लोग इसको सॉइल में अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, ये कॉलोनाइज कर देता है राइजोफर्स को और प्रमोट करता है हमारे प्लांट की ग्रोथ को। ये हमारे जितने भी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको भी ये इंक्रीज करता है, उनके सप्लाई को इंक्रीज करता है, और जितने भी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है उनको अमोनिया में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। बहुत सारे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़े होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले वीडियो में डिटेल में आपको इसके रिगार्डिंग डाटा मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आप डिटेल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? वंशानुक्रम का बेसिक यूनिट क्या है? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम या जीन? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज जीन। जिस तरीके से हमारा बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल कहलाता है,
उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी की, तो वो है हमारा जीन। जीन हमारा रिस्पॉन्सिबल है जितने भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पेरेंट्स में, उसको इनहेरिट करता है, वो करता है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। जीन की अगर हम लोग थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो ऐसा माना गया है कि 35,000 जीन्स ह्यूमंस ने अभी तक एस्टिमेट करा है। ज़्यादातर जो जीन्स हैं वो पेयर्स में आते हैं और वो बने होते हैं हमारे स्ट्रैंड्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल के, जिसको कि हम लोग डीएनए कहते हैं, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिजिकल जो हमारा जीन का लोकेशन होता है वो उनके लोकस पे होता है। जब ये जीन्स हमारे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में होते हैं तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड 9th के सेल डिवीजन में बहुत ही डीपली समझाया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भी बता दे रही हूँ आपको। और थोड़ा सा, जितने भी पर्सन होते हैं उनके पास 2 कॉपीज़ होती है एक जीन की, जिसको कि वो इनहेरिट करते हैं फ्रॉम ईच पेरेंट। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 39 तक सारे क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशंस क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इन विच फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन आवर बॉडी? ग्लूकोज किस फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है? इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या फैट? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर जो है दैट इज ग्लाइकोजन। ग्लूकोज हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है। ग्लाइकोजन की अगर बात करें तो ये हमारा एक मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड है ग्लूकोज का। ये हम लोगों को सर्व करता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्स इन ह्यूमंस, एनिमल्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। ये पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर जो है ये हमारा मेन स्टोरेज है फॉर्म ग्लूकोज का हमारी बॉडी में। और ये कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं हमारे मसल्स और लिवर सेल्स में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। अ लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट इज नोन एज? ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट के लिविंग पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसका एनवायरनमेंट है, उसके चारों तरफ कुछ लिविंग वस्तुएं हैं, कुछ लिविंग चीज़ें हैं और कुछ नॉन लिविंग चीज़ें हैं। तो उस लिविंग चीज़ को इकट्ठे एक टर्म कौन सा देंगे? अबायोटिक फैक्टर, हैबिटेट, बायोटिक फैक्टर या नॉन लिविंग? तो नॉन लिविंग तो हमारा ऐसे ही कट गया। अबायोटिक फैक्टर की अगर बात करें तो नॉन लिविंग को ही हम लोग अबायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दैट इज बायोटिक फैक्टर। जो हमारा लिविंग पार्ट होता है ऑर्गेनिजम्स का, इकोसिस्टम का, जो कि जीवित है, उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक। अब अगर कुछ हम लोग अपने इकोसिस्टम में बात करें बायोटिक फैक्टर्स की, तो ये हमारे इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर्स, जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, कंज्यूमर्स के फॉर्म में एनिमल्स हो गए, डिकम्पोजर्स के फॉर्म में बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए। ये सारे बायोटिक फैक्टर्स को आवश्यकता होती है एनर्जी की अपने काम को करने की, जो कि उन्हें मिलता है अबायोटिक फैक्टर से और फूड से, जो कि उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने देखा कि वो पार्ट इकोसिस्टम का जो कि अलाइव है, मतलब जीवित है, और पॉपुलेशन को दूसरे और पॉपुलेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट में अफेक्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 42। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट्स इज नोन एज? उस प्रक्रिया को क्या नाम देंगे जिस प्रक्रिया से प्लांट एनर्जी का प्रोडक्शन करता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। अगर हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस की थोड़ी सी, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? तो इस प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस सिंपली। अब अगर बात करें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसका कि इस्तेमाल प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, किस लिए? टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
इसमें उनको हेल्प करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि प्लांट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उनके ग्रीन पार्ट्स में। किस तरीके से वो हेल्प करता है, तो वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और फॉर्म करता है ग्लूकोज, और ये स्टोर्ड हो जाते हैं हमारे किस फॉर्मेट में, ATP, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या कहलाते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ये भी मैंने फोटोसिंथेसिस भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं उसके लिंक यहाँ पे पिन अप कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ RNA इज, RNA का प्राइमरी फंक्शन बताना है आपको, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन या ट्रांसलेशन। तो अगर बात करेंगे हम लोग RNA की प्राइमरी फंक्शन की, तो प्राइमरी फंक्शन हमारा RNA का क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस का। ये भी RNA DNA ऑलरेडी डिस्कस्ड है चैप्टर में राइबोसोम्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फंक्शन प्रोटीन को सिंथेसिस करना, सिंथेसाइज मतलब बनाना और प्रोटीन का बनाना, इसका RNA का प्राइमरी फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फंगस, वॉर्म्स, बैक्टीरिया या बर्ड्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वॉर्म्स। वॉर्म्स हमारा रिस्पॉन्सिबल है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। अब ये वर्मी कंपोस्टिंग होता क्या है, तो वर्मी कंपोस्टिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग वेरियस स्पीसीज ऑफ वॉर्म्स को, जैसे कि हमारा रेड वॉर्म्स, वाइट वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स, इनको कि हम लोग एक हेट्रोजिनस ऑर्गेनिक मिक्सचर में, मतलब हेट्रोजिनस ऑर्गेनिक मिक्सचर में इनको मिलाते हैं, और उस पर्टिकुलर मिक्सचर में इनका वॉर्म्स का जो एक्सक्रीटा है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है हमारा नाइट्रेट, और ये जो और जितने भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 45। मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, मैंगीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है, गुआवा, मैंगो, आंवला या जैक फ्रूट। तो मैंगीफेरा इंडिका हमारा साइंटिफिक नेम है मैंगो का। अब मैंगो को नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। Now let's move to the next question, that is question number 46. The largest gland of the human body is, human body का सबसे largest gland, pancreas, thyroid, large intestine या liver। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा liver। liver हमारा largest gland है human body का, ये हमारा सबसे largest internal organ भी अगर देखा जाए तो ये है, और इसका जो weight है human adult में वो 1.5 kg approx है। Now let's move to the next question, question number 47. The outermost layer of skin is, skin के बाहरी परत को क्या कहते हैं, epidermis, dermis, tissues या hypodermis। So the right answer would be epidermis। जो बाहरी outermost layer हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं epidermis। Now let's move to the next question, question number 48. The outer white part of the eye that protects the inner structures is, आँख में जो हमारा outer part होता है that is जो white color का होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, iris, sclera, retina या cornea। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा sclera। उस sclera हमारा वो पार्ट होता है आई का जिसको कि हम लोग white वाला जो पार्ट दिख रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं sclera। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 49. Diabetes is caused by excess of insulin, low production of insulin, malfunction of liver या high production of bilirubin। तो diabetes हमारा होता है low production of insulin। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन लो है तो हमें डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। आई होप कि इसका आंसर सबको मालूम होगा। टोटल ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो अपना यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही यूजफुल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐसे जो एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।